Untouchability refers to as a social practice that looks down upon certain oppressed classes solely on accounts of their birth and makes any discrimination against them on this ground. ठीक है, बाय बर्थ जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से, निचली जात से बिलोंग करता है तो वो बाय बर्थ उसको अस्पृश्य ही कहा जाएगा। तो अगर ऐसी चीजें आपके साथ में होती है, बाय बर्थ भी होती है, तो वो गुनाह है, ये आपने समझ लेना चाहिए। दोस्तों आर्टिकल 18 क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। पदवी, बहुत सारी पदवियां दी थी ब्रिटिशों ने भारतीयों को, राय साहब, राय बहादुर, खान बहादुर, ठीक है, इनामदार, सर, बड़े बड़े किताब दिए थे, बड़े बड़े टाइटल दिए थे। तो ये टाइटल भी क्या करते हैं? ऊंच नीचता निर्माण करते हैं। जी हाँ, खान बहादुर साहब है, राय बहादुर साहब है, बड़े व्यक्ति है, बड़े जमींदार है। ये चीजों से क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन फैल रहा है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात कह दी कि आर्टिकल 18 में आज से भारत जब फ्री होगा, भारत को जब स्वतंत्रता मिलेगी, तब ये टाइटल बीटल कुछ नहीं रहेंगे, सब एक भारतीय के नजरिए से सबको देखा जाएगा। बट कुछ चीजें ऐसी है जैसे कि मिलिट्री और एकेडमिक्स में लोगों को टाइटल्स दिए जाते हैं। मिलिट्री में जैसे आपको मालूम होगा, जनरल है हमारे इंडियन आर्मी के, क्या नाम है इनका? मनोज मुकुंद नरवणे सर, ठीक है। तो मिलिट्री में बहुत सारे एकेडमिक्स रहते हैं, ठीक है, बहुत सारी पोस्ट रहती है। उसके बाद मिलिट्री में जो अच्छा काम करते हैं सैनिक, उनको वीर चक्र, परम वीर चक्र, अशोक चक्र ऐसे टाइटल दिए जाते हैं और उनको सम्मानित किया जाता है। एक्चुअली वो उनका सम्मान होता है, ठीक है। तो ये टाइटल्स, या फिर आप प्रोफेशन में हो, किसी एडवोकेट हो या तो फिर डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, तो ये चीजों में आपको आप टाइटल लगा सकते हो, ये दो चीजें छोड़ के। बट ये स्किल है, उन्होंने काम किया है, इस बेसिस पर आपको टाइटल दिया जाता है। अदरवाइज आपको कोई टाइटल रखने की अनुमति नहीं है। आप सोचते होंगे सर भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री ये पदवियां है क्या? तो नहीं है, ये अवार्ड है, ठीक है। आप किसी व्यक्ति के सामने, उसको भले ही भारत रत्न मिला हो, अगर सरकारी कागजात पर आपको नाम लिखना है तो आप भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ऐसा नहीं लिखेंगे, सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि भारत रत्न एक आपको पदवी नहीं दी गई है, ये अवार्ड दिया गया है आपको, ठीक है। तो ये भी आपको समझ लेना है। आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम, इंडिया 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीडम्स दिए गए हैं इंडियंस लोगों को, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो 6 प्रकार के फंडामेंटल फ्रीडम्स दिए गए हैं कि कौन से हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम टू रिसाइड एंड टू सेटल इन एनी प्लेस ऑफ इंडिया, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। एक एक करके इसको समझ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल 19 क्या कहता है, ठीक है। उसमें पहला फ्रीडम क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर दोस्तों आपसे आपका बोलने का अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो क्या मतलब रहेगा? अगर आपको आपके मत अभिव्यक्त करने का, जैसे बहुत सारे लोग पेपर में आर्टिकल लिखते हैं, कोई सोशल मीडिया पे अपना वीडियो बनाता है, जो भी उसको कुछ कहना है, ठीक है, तो हम बोलते हैं, बट लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये बोलने का अधिकार ही नहीं दिया है, तो क्या मतलब रहेगा? आपके दिमाग में कितने भी अच्छे विचार हो, आप उसको व्यक्त ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपके व्यक्तिमत्व विकास पर बाधा आ जाएगी, आप डेवलप नहीं कर पाओगे खुद को। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच देता है, आपको बोलने का और अभिव्यक्त होने का अधिकार है। जी हाँ, इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते दोस्तों, कुछ भी नहीं बोल सकते। आप गाली गलौज करोगे, हाँ सरकार की आलोचना कर सकते हो, बट सभ्य भाषा में, ठीक है। असभ्य वर्तन करते हो, किसी दूसरे देश के बारे में गलत बोलते हो, किसी समुदाय के बारे में गलत बोलते हो, किसी धर्म के बारे में गलत बोलते हो, ऐसी चीजें जिससे हमारे भारत की एकता और अखंडता खंडित हो सकती है, उसमें बाधा आ सकती है, ऐसे शब्द आपको नहीं बोलने चाहिए। स्पेशली मैं आपके बारे में बोल रहा हूं कि आप एक जिम्मेदार ऑफिसर बनना चाहते हो, यूपीएससी, एमपीएससी, एनडीए जैसी बड़ी बड़ी एग्जामिनेशन की तैयारी करके अधिकारी बनना चाहते हो, तो आपको समाज में एकता, अखंडितता अबाधित रहे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। किसी का मन दुखे या फिर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, ऐसी भाषा, ऐसे शब्द हमें नहीं बोलने चाहिए। ये यहाँ पर एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है।
आगे देखते हैं फ्रीडम ऑफ असेंबली। आप एकत्रित हो सकते हो, ठीक है, बट ये आर्टिकल 144 के तहत ये आपसे अभी छीन लिया गया लॉकडाउन के कारण। अभी आप सोचेंगे सर मैं बाहर जाता हूँ, एकत्रित होता हूँ और पुलिस आएंगे तो मैं उनको बताऊंगा सर आर्टिकल 19 के सेकंड कॉलम में बताया गया है फ्रीडम ऑफ असेंबली, आप हमें रोक नहीं सकते। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको समझ लेना है, ठीक है। तो अभी ये जो फ्रीडम ऑफ असेंबली है आपसे छीना गया है कुछ समय के लिए, लॉकडाउन है तब तक। ये क्यों है हमें भी मालूम है। तो असेंबल आप हो सकते हो, अपने दोस्तों के साथ में अपने विचार शेयर कर सकते हो, साथ में बैठे हुए भले और बुरे के बारे में डिसीजन या फिर किसी से सजेशंस भी ले सकते हो। तो ये आपका अधिकार होता है, ठीक है, नॉर्मल पीरियड में। आर्टिकल 19 में ही तीसरा फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है। अभी आपने एक दोस्तों का ग्रुप बना लिया है, उससे आप कोई संगठन या फिर पक्ष भी स्थापित कर सकते हो, ठीक है। आपको एसोसिएशन संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है। वुमेन्स, मेंस, अलग देश के व्यक्ति, दूसरे देश के व्यक्ति, दूसरे राज्य के व्यक्ति, दूसरी भाषाओं के व्यक्ति, कोई भी जो भी व्यक्ति के साथ में आपके विचार एकत्रित होते हैं उन सारे व्यक्तियों का आप ग्रुप बना सकते हो और अलग अलग जगह पर ग्रुप्स बना सकते हो, ठीक है। आपके गांव में होती है ना शिवसेना की शाखा, बीजेपी की शाखा, दूसरे गांव में भी होती है मनसे की शाखा, राष्ट्रवादी की शाखा। तो ये क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टीज है, ये एक एसोसिएशन ही है, संगठन ही है। बजरंग दल होता है, ठीक है, करनी सेना अभी बड़े भी चर्चा में है। तो ये क्या है, ये एसोसिएशन ही है, ठीक है, ये एसोसिएशन ही है जो आपका राइट है कि आप ऐसे एसोसिएशन स्थापित कर सकते हो। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, अभी ये चौथे नंबर का पॉइंट है। आप भारत के किसी भी देश में घूम सकते हो, ठीक है, ठीक है। यहां पर मूवमेंट का मतलब है आपको घूमने का तो अधिकार है, वो दूसरे आर्टिकल में है, और कहीं पे भी जाके आप मूवमेंट भी कर सकते हो। तो ये चित्र मैंने यहाँ पर इसीलिए दिया है। ये दोस्तों अभी लास्ट ईयर में हमने देखा था कि दिल्ली में किसानों के मोर्चे चल रहे हैं, ये उसी का चित्र है, ठीक है। लोगों ने दिल्ली में जाने वाले सभी रास्तों को रोक दिया था, रेलवे रूट्स और सारे रूट्स, सभी के सभी रूट्स उन्होंने क्लोज कर दिए थे। अभी इस तरीके से आप मूवमेंट कर सकते हो, इस तरीके से आप अभिव्यक्त हो सकते हो, इस तरीके से आप विरोध कर सकते हो। बट जो नॉर्मल लोग हैं जिनको इस मूवमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, या तो फिर वो मूवमेंट में हिस्सा नहीं लेना चाहते, तो इस सिचुएशन में पुलिस आपको रोक सकती है, क्योंकि आपने आने जाने का रास्ता ही रोक लिया है। हाँ, आपको अगर विरोध करना है किसी चीज का, किसान बिल ये कारण था, ये मेन मोर्चे के पीछे के 3 किसान बिल थे जो किसानों के हित में नहीं थे, ऐसा इन लोगों का कहना था। तो इसके अगेंस्ट में उन्होंने मूवमेंट शुरू की। मूवमेंट के दरमियान उन्होंने रास्ते क्लोज कर दिए, तो सामान्य प्रशासन जो रेगुलरली होने वाली चीजें थी वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई। इसीलिए बहुत सारी जगह मूवमेंट करने का, विरोध करने का आपको पूरा अधिकार है, बट उसके ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस है। आप रास्ता नहीं रोक सकते इनके जैसा, तो आपको पुलिस के डंडे खाने ही पड़ेंगे। बट ये नाम आपने सुना होगा, मराठा मोर्चा। महाराष्ट्र में जगह जगह पर मराठाओं के मोर्चे हुए आरक्षण के लिए, रिजर्वेशन के लिए, अभी भी वो मुद्दा चल रहा है। बट आपने अगर देखा होगा, ये मराठाओं ने जो क्रांति मोर्चे निकाले थे पूरे महाराष्ट्र में, वो एक बड़ी लीगल वे से शांतता पूर्वक तरीके से निकाले गए थे, आदर्श थे वो। इस तरीके से प्रोटेस्ट होना चाहिए, प्रोटेस्ट का ये तरीका सही रहेगा। अगर आप रास्ता रोकते हो तो आने जाने की जो इसेंशियल सर्विस जो है उसको ही आप रोक रहे हो। तो दिल्ली में जो लोग हैं उनको अनाज ही नहीं पहुंचेगा तो वो खाएंगे क्या? तो ये सामान्य प्रशासन डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए इन लोगों को जबरदस्ती हटाया जाता है। हाँ, ये प्रोटेक्शन कर सकते, बट रास्ता तो खोलो भाई, रास्ता तो मत रोको, आप प्रोटेक्शन करो। तो ये यहाँ पर मुझे आपको बताना है कि ये इसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की लिमिटेशन है, ठीक है। अभी देखो, राइट टू फ्रीडम, इसमें 5वां पॉइंट है फ्रीडम टू रिसाइड एंड टू सेटल। आप भारत के कोई भी राज्य में, कोई भी यूनियन टेरिटरी में जाके इस तरीके से अच्छे घर बना सकते हो, ठीक है। पैसा है तो कहीं भी देश में पूरी जगह पर आप घूम सकते हो अभी, ठीक है। अभी जम्मू कश्मीर जो भारत का राज्य तो था, बट वहां पर आप रेसिडेंस नहीं कर सकते थे, रहीवासी नहीं बन सकते थे उस राज्य में, संपत्ति वहां पर नहीं खरीद सकते थे, उसके लिए अलग राइट्स थे, ठीक है। बट अभी जम्मू कश्मीर जो है
ये यूनियन टेरिटरी, 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया, अभी वो भारत का हिस्सा है, वहां पर भी आप आ जा सकते हो, संपत्ति खरीद सकते हो, घर बना सकते हो, लेकिन पैसा चाहिए दोस्तों। पैसा नहीं होए तो कुछ नहीं होगा। तो पैसा कमाओ, पहले ऑफिसर बनो, बहुत सारा पैसा कमाओ, देश विदेश घूमो, भारत की क्या बात है दोस्तों। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ठीक है, ये छठा पॉइंट है आपका। इस आर्टिकल के तहत आपको कोई भी तरीके का प्रोफेशन करने का अधिकार दिया जाता है। आप बार्बर बन सकते हो, शेफ बन सकते हो, शॉपकीपर बन सकते हो, जो चीजें आपको अच्छी लगती है वो आप कर सकते हो, जो स्किल आप में है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, प्रोफेशन बना सकते हो उसको। बट यहां पर एक लिमिटेशन है, अगर आपको डॉक्टर का प्रोफेशन चुनना है, आपको डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। लॉयर बनना है, ये भी एक प्रोफेशन है। आप बोलोगे मैं कल से लॉयर हूं काले कपड़े पहन के, वो नहीं होता, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आप कोई फार्मेसी का दुकान, मेडिकल स्टोर बनाना चाहते हो तो आपके पास में उसका भी एक लाइसेंस होता है, वो डिग्री लेने के बाद ही लाइसेंस मिलता है, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसानों के हित में जो बियानों के दुकान होते हैं, ठीक है, तो वो अगर आप कृषि सेवा केंद्र स्थापित करना चाहते हो तो उसका भी एक लाइसेंस होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन है जहां पर आपको लाइसेंस भी चाहिए होते हैं, बट ये ऐसे प्रोफेशन है इसको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये स्किल वाले प्रोफेशन है। खाना अच्छा बनाना आता है, बिल्कुल आप शेफ बनिए। आपको अच्छी कटिंग करनी आती है, बिल्कुल आप बार्बर बनिए। आप अच्छा व्यवसाय कर सकते हो, आप दुकान चला सकते हो, शॉपकीपर बनिए, कोई नहीं रोकेगा आपको, ठीक है। तो ये भी आपका अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट होता है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ठीक है। अभी इसको जरा डिटेल में समझने के बाद आपको मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। आर्टिकल 20 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव punishment for any person who commits an offense. This article has taken care to safeguard the right of person accused of crime. अगर किसी व्यक्ति ने गुनाह किया है, पुलिस ने उसको पकड़ा है, तो पुलिस और वो गुनहगार दोनों जब पुलिस थाने में रहेंगे तो वो पुलिस उनके, वो जो व्यक्ति रहेगा गुनहगार व्यक्ति, उसके साथ में कैसा भी व्यवहार नहीं कर सकते, ठीक है। अभी इस सिचुएशन में भी अगर आपने गुनाह किया है तो भी आपको बहुत सारे कुछ राइट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको आपके मत, आपकी बाजू रखने का आपको अधिकार मिलता है। आप किसी एक लॉयर से, एडवोकेट से लीगल सजेशंस ले सकते हो, और आपको आपके अगेंस्ट में गवाही देने के लिए आपको कोई इंपोज फोर्स नहीं करेगा, ठीक है। आप भले ही जेल में हो लेकिन आपको खाना दिया जाएगा, आपको फैसिलिटी, मतलब अच्छी फैसिलिटी तो नहीं, बट आपको जीवन जीने का अधिकार आपका वहां पर भी सीमित रहता है। ये ऐसा राइट है जो आपके आर्टिकल 20, 21 ये जो अधिकार है ये इमरजेंसी सिचुएशन में भी एबॉलिश नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आर्टिकल है, जैसे राइट्स है, जो इमरजेंसी की सिचुएशन में बंद होते हैं, खत्म किए जाते हैं, ठीक है। बट ये ऐसा आर्टिकल है जो इमरजेंसी सिचुएशन में भी आपसे दूर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 23 और 24 क्या कहता है, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन बिलो आर एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी हजार्डस प्रोफेशन। देखो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब आप, अगर आप स्त्री हो या फिर पुरुष हो, आपको कोई खरीद और बेच नहीं सकता, ये गुनाह रहेगा। दूसरी चीज, अगर बच्चे हैं, 14 साल से नीचे वाले जो बच्चे रहेंगे, ठीक है, उनको ऐसा कोई काम आप नहीं दे सकते जिनके जरिए इन बच्चों की शिक्षण, इनकी प्रकृति, इनको बाधा पहुंच सके। ऐसे शिक्षण को उनसे वंचित नहीं रखा जा सकता, हम एजुकेशनल राइट में वो पढ़ेंगे। तो ये जो 14 साल के नीचे के जो बच्चे हैं, उनको आप ऐसे काम पर नहीं रख सकते। आपने अगर कहीं होटल में गए हो आप, तो वहां पर लिखा रहता है कि यहाँ पर कोई भी बाल कामगार काम नहीं करते, तो ये गुनाह होता है दोस्तों कि 14 साल के नीचे के जो अगर कोई व्यक्ति आपके होटल में या तो फिर कई जगह पर, बहुत सारे अभी भारत में बहुत गंदी सिचुएशन है कि बड़े बड़े माइंस पर ऐसे बच्चों को काम करना पड़ता है। ये शर्म की बात है, बट ये हकीकत भी है, ये होता है। अगर आपके नज़र में ऐसा कुछ दृश्य आता है तो जल्दी पुलिस को खबर करो और सतर्क होने की पहचान दो, ठीक है। अभी आर्टिकल 20 में मैंने आपको जैसे
बताया था कि ये इमरजेंसी की सिचुएशन में भी एबॉलिश नहीं होता, नहीं बंद होता, ठीक है। आर्टिकल 20 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। दिस आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंड इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी पीरियड। दोस्तों ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता कि हम पुलिस में जाने के बाद बहुत सारा मार खाते हैं। जी हाँ, पुलिस आपको ये भी नहीं मार भी नहीं सकती और पुलिस आपको फोर्स भी नहीं कर सकती कि आपने ये गुनाह किया है, आप कबूली दो, नहीं, ये नहीं कर सकती पुलिस, ठीक है। आपको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, आपको किसी से लीगल सजेशन लिए आप लेना है तो आपको मौका दिया जाएगा और आपको एक्सप्रेस होने का, कोर्ट में एक्सप्रेस होने का अधिकार आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ जब आपको अरेस्ट की जाएगी उसका रीजन आपको बताया जाएगा और 24 घंटे के भीतर पास में जो भी कोर्ट होगा उस कोर्ट में जज के सामने आपको पेश किया जाएगा, ठीक है, पेश किया जाएगा। अभी जब 24 घंटे के भीतर आपको छोड़ देना पड़ता है, बट अगर जज कहते कि हाँ इनको और 2-3 दिन जेल में रखो, तभी जाके, मतलब जब न्यायाधीश की परमिशन होगी तभी आपको 2-3 दिन से ज्यादा जेल में रखा जाएगा। बट 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में हाजिर करना ही पड़ता है पुलिस को। आर्टिकल 21 क्या कहता है? ये क्या कहता है कि नो पर्सन शॉल बी डिप्राइव ऑफ दिस लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। आपको कोई व्यक्ति मार नहीं सकता, ये गन है, आके आपको कोई किसी व्यक्ति ने ठोक दिया, क्या करोगे आप? ये आपका राइट होता है, ये आपका जीवन जीने का अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति आपको जीने से वंचित नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपका, ये भी ऐसा राइट है जो इमरजेंसी के पीरियड में भी एबॉलिश नहीं हो सकता, वैनिश नहीं हो सकता। आपको जीवन जीने का पूरा अधिकार है, कोई व्यक्ति आपको इससे रोक नहीं सकता। आर्टिकल 22 क्या कहता है? इट अगेंस्ट आर्बिटरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। देखो ये आर्टिकल 21 आर्टिकल 20 और 22 दोनों थोड़े से संबंधित ही है, ठीक है। जैसे पुलिस ने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है, द राइट ऑफ एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म ऑफ द कॉज ऑफ हिज अरेस्ट, उसको अरेस्ट क्यों किया गया ये रीजन उसको मालूम होना चाहिए। सेकेंडली हिज राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफाइंड बाय अ लॉयर टू हिज चॉइस, मतलब उसको कंसल्टेशन लेने की अनुमति दी जाती है और एक लीगल सजेशंस के लिए आप लॉयर और एडवोकेट से परमिशन भी ले सकते हो, ठीक है, उनका सजेशंस भी ले सकते हो। Thirdly, every person arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours and shall be kept in continued custody only with his authority। मतलब कोर्ट जब कहेगा कि 2 या 3 दिन से ज्यादा उस व्यक्ति को जेल में रखा जाए तभी वो व्यक्ति को अंदर रखा जाएगा, अदरवाइज नहीं। और 24 घंटे के भीतर अरेस्ट करने के 24 घंटे के भीतर वो व्यक्ति को, गुनहगार व्यक्ति को कोर्ट के सामने हाजिर करना पड़ता है, अरेस्ट किए हुए व्यक्ति को कोर्ट के सामने हाजिर करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने आर्टिकल 14 से लेके 18, 19, 20 को 2 आर्टिकल पढ़े। उसके बाद में हमने 21, 23 और 23-24 तक के आर्टिकल, 14 से लेके 24 तक के सारे आर्टिकल्स हमने पढ़ लिए हैं। इसमें किस तरीके के फ्रीडम्स दिए हैं ये भी हमने डिस्कस किया है। दोस्तों इसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूंगा, बट बहुत सारे आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स के अभी भी बचे हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।